नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। मुल्लाह बरादर से मिला जैश सरगना मसूद अजहर, भारत पर हमले के लिए मांगी मदद। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत के लिए सुरक्षा खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आशंका जताई जा रही कि अब अफगानिस्तान पाकिस्तानी आतंकवादियों के लिए सेफ हेवन बन सकता है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन जैश मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर ने तालिबानी नेता मुल्ला बरादर से मुलाकात की। यह मुलाकात 17 से 19 अगस्त के बीच अफगानिस्तान के कांधार प्रांत में हुई। इस बैठक का इंतजाम आईएसआई ने करवाया था। दोस्तों सूत्रों के मुताबिक मसूद अजहर अब्दुल रऊफ के साथ मुल्ला गनी बरादर से मिला। मुलाकात में मसूद अजहर ने तालिबान से कहा कि वह अब भारत को केंद्र में रखकर अब अपने ऑपरेशन शुरू करे। मसूद अजहर ने बरादर से कहा कि जैश के कश्मीर ऑपरेशन को पूरा करने में तालिबान उसकी मदद करें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट में अब तक 169 लोगों की मौत। जिस नाले में फिदायीन हमला हुआ, लाशें बिछी, दूसरे दिन वहीं जुटी हजारों की भीड़। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुरुवार को हुए धमाकों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 169 हो गई है। फॉक्स न्यूज के मुताबिक इन हमलों में 13 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए हैं, वहीं 1277 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। इधर अफगानिस्तान में फिदायीन हमले से ज्यादा लोगों में तालिबान का खौफ है। दरअसल गुरुवार शाम 6 बजे हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के बाद काबुल एयरपोर्ट से लगे नाले में लाशें बिछ गई थी। घायल इलाज के लिए पानी में पड़े तड़प रहे थे, लेकिन आज उसी नाले की तस्वीर कुछ और थी। यहां लोगों का फिर से हुजूम उमड़ा हुआ था। लोग तालिबान से इतने ज्यादा खौफजदा हैं कि वे किसी भी हालत में देश छोड़ना चाहते हैं। उन्हें न ब्लास्ट की फिक्र है और न ही अपनी जान की। लोग शुक्रवार को भी हजारों की संख्या में नाले के ऊपर और नाले के अंदर खड़े होकर किसी भी तरह अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने में लगे हुए हैं ताकि तालिबानी हुकूमत के साए से दूर जा सकें। इसी बीच हमले के 16 घंटे बाद यानी कि दोपहर 12 बजे से उड़ानें फिर शुरू कर दी गई। यहां गुरुवार शाम को फिदायीन हमले हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो 95 अफगानी मारे गए हैं उनमें 28 तालिबानी थे जो कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर तैनात थे। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन आईएसआईएस के खुरासान ग्रुप ने ली है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। ओलंपिक के गोल्डन बॉय को बड़ा सम्मान। आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर होगा। जी हां दोस्तों, भारत के लिए ओलंपिक में गोल्ड दिलाने वाले नीरज चोपड़ा को आर्मी ने बड़ा सम्मान दिया है। पुणे के आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट का नाम अब सूबेदार नीरज चोपड़ा स्टेडियम होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को इसका ऐलान किया। इस कार्यक्रम में नीरज चोपड़ा भी शामिल हुए। इस दौरान रक्षा मंत्री ने नीरज को सम्मानित किया। नीरज सेना की दक्षिण कमांड में ही पोस्टेड हैं। दोस्तों राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सरकार खेलों को प्रमोट करने के लिए जो भी हो सकता है करेगी। चाहे कोई संस्थान हो या कोई व्यक्तिगत स्तर पर प्रैक्टिस करना चाहता हो, सरकार उसे हर संभव मदद करेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल सेमीफाइनल में पहुंची, मेडल हुआ कंफर्म। जी हां दोस्तों, भारत की भाविना पटेल ने टोक्यो में चल रहे पैरा ओलंपिक में इतिहास रच दिया है। उन्होंने टेबल टेनिस इवेंट के महिला एकल क्लास 4 में सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही उनके नाम मेडल कंफर्म हो गया है। दोस्तों भाविना पटेल ने सर्बिया की राकोविच को 3-0 से मात देकर यह मैच अपने नाम किया और अंतिम 4 में जगह बनाई। भाविना ने यह मैच 11-5, 11-6, 11-7 से जीता। दोस्तों भाविना पटेल के नाम अब कम से कम ब्रॉन्ज मेडल तो पक्का हो ही गया है। वह पैरा ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली भारत की पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी होगी। अब सेमीफाइनल में उनका मुकाबला चीन की मियाओ झांग से होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। अपने असली रंग में आया तालिबान, इमामों से कहा जनता को सिखाइए सत्ता के आदेशों का पालन करना। जी हां दोस्तों, दुनिया के अलग अलग देशों से शांति समझौता करके वादा तोड़ने वाला तालिबान अब अपने असली रंग में आ रहा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जे के बाद से ही अफरा तफरी के बीच एक और जहां लोग मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं तो वहीं तालिबान उन्हें जाने से रोक रहा है। बीते दिनों खबरें आई थी कि तालिबान अफगान नागरिकों को बाहर जाने से रोक रहा है। वहीं अब समाचार एजेंसी राइटर्स के अनुसार
अनुसार तालिबान ने इमामों से आग्रह किया है कि वह शुक्रवार यानी कि जुम्मे के दिन खास उपदेश दे। इस उपदेश में सत्ता के आदेशों का पालन करने की बातें कही गई। राइटर्स के मुताबिक तालिबान ने इमामों से आग्रह किया है कि वह लोगों को सरकार की बातें मानने यानी कि आदेश मानने के बारे में उपदेश दे। तालिबान ने यह आग्रह ऐसे वक्त में किया है जब राजधानी काबुल में विस्फोट से 180 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इससे पहले बीते हफ्ते एक मैसेज में तालिबान ने इमामों से कहा कि हमारे हमवतन को देश के विकास के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें देश छोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इमामों को दुश्मन के नकारात्मक प्रचार का जवाब देना चाहिए। उधर अफगानियों को चेतावनी दी गई कि वो जुम्मे की नमाज से भागे नहीं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सावरकर के नाम पर होगा कॉलेज, वाजपेयी जेटली के नाम पर भी बनेंगे सेंटर। जी हां दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदू महासभा के नेता रहे विनायक दामोदर सावरकर के नाम पर कॉलेज बनेगा। इस प्रस्ताव को दिल्ली यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली के नाम पर भी कॉलेज सेंटर्स के नाम रखे जाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी एकेडमिक काउंसिल की बुधवार को बैठक हुई। इस बैठक में नए संस्थानों के नाम को मंजूरी दी गई। इनमें पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जैसे भाजपा के प्रमुख नेताओं के नाम शामिल है। दोस्तों माना जा रहा है कि सावरकर समेत भाजपा के इन नेताओं के नाम पर कॉलेज के नाम रखने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस फैसले के बाद नया विवाद पैदा हो सकता है। काउंसिल में जिन नामों पर मंजूरी मिली है उनमें देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, देश के पहले मुख्यमंत्री ब्रह्म प्रकाश और प्रसिद्ध दलित नेता ज्योतिबा बाई फूले के नाम भी शामिल है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर पीसी जोशी ने आज तक से इसकी पुष्टि की है। इस फैसले का बचाव करते हुए पीसी जोशी ने कहा कि जिन नामों को मंजूरी मिली है उन्हें समाज में उनके योगदान के आधार पर प्रस्तावित किया गया था। उन्होंने बताया कि तय प्रक्रिया का पालन करते हुए काउंसिल ने इन्हें मंजूरी दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों को तगड़ा झटका। बैंक ने सेविंग अकाउंट्स पर घटाई ब्याज दरें। 1 सितंबर से अब कम मिलेगा ब्याज। जी हां दोस्तों, अगर आपका खाता यानी कि बैंक अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के साथ है तो आपको झटका लगने वाला है, क्योंकि दोस्तों अब आपको अपने सेविंग अकाउंट पर कम ब्याज मिलेगा। पंजाब नेशनल बैंक ने 1 सितंबर से सेविंग अकाउंट की ब्याज दरों को कम करने का फैसला किया है। पंजाब नेशनल बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक 1 सितंबर से सेविंग अकाउंट की ब्याज दरों में कटौती होगी। पीएनबी ने बचत खातों पर ब्याज दरें सालाना 3% से घटाकर 2.90% करने का फैसला किया है। पीएनबी के इस फैसले का असर बैंक के नए और पुराने दोनों तरह के ग्राहकों पर पड़ेगा। दोस्तों सेविंग अकाउंट पर ब्याज दरें घटाने वाला पीएनबी इकलौता बैंक नहीं है। इससे पहले देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने भी ब्याज दरों में कटौती की थी। एसबीआई ने तो सेविंग अकाउंट की ब्याज दरों को घटाकर सालाना 2.7% कर दिया है। एसबीआई और पीएनबी देश के नंबर 1 और नंबर 2 सबसे बड़े बैंक है, लेकिन सेविंग अकाउंट्स पर ब्याज देने के मामले में बाकी बैंकों से काफी पीछे हैं। आईडीबीआई, कैनरा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा इनसे ज्यादा ब्याज दर देते हैं। कोटक महिंद्रा और इंडस बैंक तो सेविंग अकाउंट्स पर सालाना 4 से लेकर 6% तक ब्याज देते हैं। वैसे दोस्तों आपका खाता कौन से बैंक में है, कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शिखर सम्मेलन में बोले अखिलेश यादव, बीजेपी ब्रांडिंग और झूठ फैलाने में नंबर 1, हम छोटे दलों के साथ करेंगे गठबंधन। जी हां दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर कोई झूठ बोलने वाली पार्टी है तो वह सबसे बड़ी झूठ बोलने वाली पार्टी बीजेपी है। अगर उसने धोखा दिया तो सभी को दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि जो विकास की गति समाजवादी पार्टी सरकार में थी, आखिरकार सड़कों में काम क्यों नहीं हो रहा है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आगे कहा कि कोरोना के दौरान दुनिया में जितना मदद वहां की सरकारों ने की, उस वक्त यहाँ की सरकार ने साथ ही छोड़ दिया था। वहीं दोस्तों अखिलेश यादव ने एपीबीपी शिखर सम्मेलन में कहा कि बीजेपी की राजनीति है कि कैसे भारत की गंगा जमुनी तहजीब को खत्म किया जाए, कैसे भाईचारा खत्म हो जाए। उन्होंने कहा कि सरकार दोनों का काम करती है, झगड़ा भी कराती है और कैसे नफरत फैले वो काम भी करती है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का काम करती है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब बीजेपी झूठ बोलकर 300 सीटें ला सकती है तो सपा सबको साथ लेकर क्यों नहीं ला सकती। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोविड को लेकर बिगड़ रहे हैं हालात, केंद्र ने 2 राज्यों में दिया नाइट कर्फ्यू लगाने का सुझाव। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस एक बार फिर सक्रियता बढ़ाने लगा है। मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। केरल और महाराष्ट्र में कोविड-19 की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए दोनों राज्य सरकारें प्रतिबंध बढ़ाने के लिए समीक्षा कर रही है। वहीं दोस्तों केंद्रीय गृह सचिव ने सलाह दी है कि जिन इलाकों में कोविड-19 मामले ज्यादा हैं वहां पर रात में कर्फ्यू लगाएं। गृह मंत्रालय ने दोनों राज्यों के साथ बैठक करने के बाद गुरुवार बयान जारी करके कहा
कहा कि संक्रमण में वृद्धि को रोकने के लिए और ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। जिन इलाकों में ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं उनमें रात का कर्फ्यू लगाने पर विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा संपर्क ट्रेसिंग करना, टीकाकरण अभियान तेज करने जैसे उपाय भी बढ़ाने होंगे। दोस्तों, गृह मंत्रालय ने इन राज्यों को अतिरिक्त वैक्सीन देने का भी आश्वासन दिया है ताकि संक्रमण पर काबू पाया जा सके। देश में अब तक कोविड वैक्सीन के 61 करोड़ से ज्यादा डोज दिए जा चुके हैं। देश की वयस्क आबादी के आधे से ज्यादा हिस्से को वैक्सीन का कम से कम एक डोज दिया जा चुका है। लेकिन दोस्तों, फिर भी केरल और महाराष्ट्र में लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। अकेले केरल में फिलहाल आने वाले कुल मामलों के 50% से ज्यादा मामले केरल में रिपोर्ट किए जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है कोरोना वायरस महामारी के हालात। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों, पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 21 करोड़ 47 लाख 11 हजार को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 44 लाख 76 हजार के पार है। वहीं दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, टर्की, अर्जेंटीना, कोलंबिया, ईरान, स्पेन, इटली, इंडोनेशिया, जर्मनी आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दे, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों, भारत में इस वक्त तक 3 करोड़ 26 लाख से ज्यादा इस महामारी के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 4 लाख 36 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नाम आता है। दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में केरला सबसे ऊपर है। केरल में पिछले 24 घंटों के दौरान 30 हजार से ज्यादा नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब को लेकर कांग्रेस आला कमान के सामने बड़ी चुनौती, सिद्धू ने दी ईंट से ईंट बजाने की धमकी। जी हां दोस्तों, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह माली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सलाहकार का पद संभालने के बाद मलविंदर सिंह माली ने ऐसे कई बयान दिए थे जिन पर बवाल हुआ था। इसके बाद पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने नवजोत सिंह सिद्धू से अपने सलाहकार को हटाने के लिए कहा था। हालांकि अभी भी विवाद पूरी तरह से थमा नहीं है। एक कार्यक्रम में नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि अगर पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष रहते हुए उन्हें फैसले लेने की छूट नहीं दी गई तो वह ईंट से ईंट बजा देंगे। सिद्धू का कहना है कि वो दिखावे का घोड़ा बनकर नहीं रहना चाहते। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी मिलने के बावजूद नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर बागी तेवर दिखाए हैं। उन्होंने एक बार फिर आला कमान को चुनौती दी है। सिद्धू ने कहा है कि अगर उन्हें फैसला लेने नहीं दिया जाएगा तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। दोस्तों, पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने नवजोत सिंह सिद्धू से अपने सलाहकार को हटाने के लिए कहा था। उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही आला कमान से मिलकर पंजाब के सियासी हालात की जानकारी देंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में 1 सितंबर से खुल जाएंगे स्कूल, शहर के हालात बेहतर देख केजरीवाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी की वजह से लंबे समय से बंद चल रहे दिल्ली के स्कूल 1 सितंबर से खुल जाएंगे। जानकारी के मुताबिक 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी स्कूल आना शुरू कर देंगे। वहीं 8 सितंबर से 6ठी क्लास से 8वीं क्लास तक के विद्यार्थी स्कूल आ सकेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कोरोना महामारी की वजह से दिल्ली में पिछले करीब 1.5 साल से स्कूल बंद हैं। तब से स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। सरकार ने इसी साल अप्रैल में स्कूल खोलने की कोशिश की थी। उसी दौरान कोरोना की भीषण लहर आ गई, जिसमें दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई, जिसकी वजह से सरकार ने कदम पीछे खींच लिए। अब उसके बाद में दूसरी लहर खत्म हो गई है और हालात लगभग सामान्य जैसे हो गए हैं और हालात काबू में भी हैं। अब सरकार ने फिर से स्कूल खोलने का फैसला लिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। जानिए आज क्या है सोने और चांदी की कीमतें। सोना अभी भी 8,700 रुपए सस्ता मिल रहा है। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है। दिल्ली सराफा बाजार की बात की जाए तो आज दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत 47,225 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, जबकि दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी की कीमत 63,230 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेंड कर रही थी।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नारायण राणे की उद्धव ठाकरे को धमकी, 39 साल काम किया, जानता हूं कि भाई की बीवी पर तेजाब फेंकने को किसने कहा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता नारायण राणे ने शुक्रवार को महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना को परोक्ष रूप से चेतावनी देते हुए कहा कि वह पार्टी और उसके नेताओं के बारे में काफी कुछ जानते हैं और वह एक के बाद एक करके मामले सामने लाएंगे। राणे ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि वह जानते हैं कि किसने किससे कहा था कि भाई की पत्नी पर तेजाब फेंके। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, राणे अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के तहत रत्नागिरी जिले में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। राणे ने इस हफ्ते की शुरुआत में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिससे विवाद पैदा हो गया। इस संबंध में राणे को गिरफ्तार भी किया गया था और कुछ घंटों बाद ही उन्हें रिहा कर दिया गया। इस घटना को लेकर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई थी। राणे ने शुक्रवार को कहा कि मैंने उसके साथ 39 साल तक काम किया है, मैं काफी चीजें जानता हूं, मुझे पता है कि किसने अपने भाई की पत्नी पर तेजाब फेंकने के लिए कहा। यह किस तरह का संस्कार है, एक केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार करके किसी को क्या मिला, मैं एक के बाद एक कर सामने सारे मामले सामने लाऊंगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे नारायण राणे ने कहा कि शिवसेना का एक कार्यकर्ता वरुण सरदेसाई मेरे मुंबई वाले घर के बाहर आया था और मुझे धमकी दी थी, अगर वह अगली बार आता है तो वह वापस नहीं जाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, वरुण सरदेसाई शिवसेना की यूथ विंग युवा सेना का नेता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, काबुल के हमलावरों को कड़ी चेतावनी, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने बोला ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे, सेना को आदेश, आईएसआईएस के पर हमले की योजना बनाए। जी हां दोस्तों, काबुल एयरपोर्ट पर गुरुवार को आतंकी संगठन आईएसआईएस के खुरासान ग्रुप के हमले में 13 अमेरिकी सैनिक और 150 से ज्यादा अफगानी मारे गए। काबुल में हमला करने वाले आतंकियों को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कड़ी चेतावनी दी है। बाइडेन ने कहा है कि हमलावर सुन ले, हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे, इस हमले को हम भूलेंगे नहीं, हम बदला लेंगे और तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। बाइडेन ने कहा कि हमें आईएसआईएस के उन नेताओं के बारे में पता है जिन्होंने काबुल में हमले का आदेश दिया था, हम बिना किसी बड़ी मिलिट्री ऑपरेशन के उन्हें ढूंढ निकालने के रास्ते खोज लेंगे, चाहे वे कहीं भी हो। बाइडेन ने अमेरिकी सेना से कहा कि आईएसआईएस के पर हमले की योजना बनाए, हम सही समय और सही जगह पर करारा जवाब देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी साफ कर दिया कि काबुल से अमेरिकियों और अफगानियों को निकालने का मिशन जारी रहेगा। हम आतंकियों से डरेंगे नहीं और न ही उन्हें अपना मिशन रोकने देंगे, जरूरत पड़ी तो और ज्यादा सैनिक अफगानिस्तान में भेजे जाएंगे। काबुल में हमले में मारे गए अपने सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हमने उन लोगों को खोया है जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, सुरक्षा के लिए लड़े, उन्होंने अमेरिका के साथ साथ दूसरों की सेवा भी की। कभी भी मेरा विचार ये नहीं रहा कि अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार बनाने के लिए हमें अमेरिकी सैनिकों का बलिदान देना चाहिए। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जो अपने पूरे इतिहास में एक बार भी एक संयुक्त देश नहीं रहा। यहां 20 साल के युद्ध को खत्म करने का यही समय था। फिर लहूलुहान मेरा देश, अफगानिस्तान को लेकर राशिद खान ने लिखा भावुक संदेश की सबसे गुजारिश। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में इन दिनों जो कुछ चल रहा है उससे पूरी दुनिया हिली हुई है। गुरुवार को काबुल में आतंकी हमले ने सबको झकझोर कर रख दिया। आतंकवादियों ने काबुल एयरपोर्ट पर 2 धमाके किए जिसमें तमाम लोगों की जान चली गई। दोस्तों देश पर तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान में हालत बेहद नाजुक है, जिससे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान राशिद खान भी बेहद परेशान व चिंतित है। उन्होंने एक और ट्वीट किया, राशिद खान इन दिनों अपने देश से बाहर हैं। पिछले दिनों वो इंग्लैंड में जारी द 100 टूर्नामेंट खेल रहे थे, जबकि अब वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की तैयारी में जुटे हैं। इसी बीच जब गुरुवार को काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमला हुआ तो राशिद भी टूट गए। उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि काबुल फिर से लहूलुहान हो रहा है, अफगानियों को मारना बंद करो प्लीज। अफगानिस्तान के इस स्टार क्रिकेट खिलाड़ी ने पिछले दिनों भी तालिबान के कब्जे के बाद दुनिया भर के नेताओं से अपील की थी कि अफगानिस्तान को अकेला न छोड़ा जाए और उनकी मदद की जाए। राशिद का पूरा परिवार इस समय अफगानिस्तान में ही है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मशहूर क्रिकेटर सुनील गावस्कर को किस नाम से पहचाना जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस नाम को तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।